नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 39 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए। ये आपके भूगोल के पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी से संबंधित है और ये आपकी 3 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। तो आज की वर्कशीट में हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से औषधीय पौधे पाए जाते हैं। औषधीय पौधे मतलब जो दवाइयों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 क्या है और पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण क्या हैं। और इसके अलावा हम जानेंगे कि भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं। तो अब वर्कशीट को शुरू करते हैं। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पादप हैं। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, कचनार आदि। इनमें से बेटा बहुत सारे पौधे तो आपने देखे भी होंगे, ठीक है। जैसे जामुन का हो गया, अर्जुन का भी आप देखोगे तो आसपास मिल जाएगा, बबूल का, नीम का। तुलसी जो है ज़्यादातर घरों में होती है, जिसको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे जो औषधीय पौधे हैं हमारे देश में मिलते हैं। अब चलते हैं आगे। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। प्राणी संपत्ति मतलब यहाँ बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु जो हैं पाए जाते हैं। यहाँ जीवों की 90,000 प्रजातियाँ मिलती हैं और देश में 2,000 से जो अधिक हैं वो पक्षियों की प्रजातियाँ है ना। 90,000 तरह के तो जानवर हो गए और 2,000 से अधिक प्रकार के क्या हो गए यहाँ पे पक्षी। यह कुल विश्व का 13% है, यानी संसार में जितना भी होता है उसमें से 13% कहाँ पर होता है? भारत में। अब आते हैं यहाँ मछलियों की भी 2,546 प्रजातियाँ हैं जो विश्व की लगभग 12% है ना। यानी दुनिया में जितनी मछलियाँ होती हैं उसका 12% हमारे देश में। और भारत में विश्व के 5% से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। उभयचरी सरीसृप वो होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं, जैसे मगरमच्छ हो गया है ना। अब चलते हैं आगे। स्तनधारी जानवर होते हैं जो सभी जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उनको हम स्तनधारी जानवर बोलते हैं, ठीक है। भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। उष्ण मतलब गर्म और आर्द्र, जहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ती है और जहाँ पे बारिश भी बहुत होती है, क्योंकि जहाँ पे उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है बेटा वहाँ पे जंगल भी बहुत होते हैं। तो इसी वजह से असम, कर्नाटक और केरल में जो है वो हाथी जो है पाए जाते हैं। अब चलते हैं आगे। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। अब ये है क्या? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जीवों को बचाने के लिए कोई कानून है जो बनाया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या है, ये ऐसा कानून है जिसमें जीवों को सुरक्षा प्रदान की गई है। क्योंकि ये 1972 में बनाया गया था तो इसलिए इसका नाम है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। भारत विश्व का अकेला ऐसा देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। और भारतीय शेरों की जो प्राकृतिक वास है, प्रकृति मतलब जो नेचुरल जहाँ पे वो रहते हैं, जिसको इंसान ने नहीं बनाया, प्राकृतिक वास है, वो कहाँ पे है? गुजरात में। गुजरात के गिर जंगल में ये प्राकृतिक रूप से बहुत सारे रहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन और हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। बाघ अलग होता है और शेर अलग होता है, दोनों में फ़र्क आपको पता ही होगा। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। अब घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो केवल भारत में पाया जाता है ना। दिखने में ना घड़ियाल मगरमच्छ जैसे ही लगता है। आप गूगल सर्च करना, आप फोटो देखना, उनमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। अब ये जो घड़ियाल है ये मगरमच्छ की प्रजाति का है और ये ऐसा है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, अन्य देशों में नहीं मिलता। अब चलते हैं आगे। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जैसे मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कबूतर, ठीक है, आदि कुछ पक्षियों की प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। अब बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। तो देखो परागण क्या होता है, ये आप अपनी विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फलों के बनने के लिए। अब आते हैं आगे कि हानिकारक जीवों पर कैसे नियंत्रण रखते हैं। तो कुछ कीड़े दूसरे कीड़ों को खाते हैं जिससे उनकी आबादी जो है वो एकदम से इतनी नहीं बढ़ जाती कि वो नुकसानदेह हो जाए, ठीक है। इस तरह से जैविक तरीके से वो उन पर नियंत्रण रखते हैं। अब आते हैं प्रत्येक प्रजाति का जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो हमारा जो इकोसिस्टम है, उसको बनाए रखने में जो है योगदान है। इसको एक उदाहरण से समझो, जैसे कि
बाघ है, बाघ बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एनिमल है हमारे इकोसिस्टम का। कैसे? क्योंकि बाघ जो है वो शाकाहारी जानवरों को खाता है। इससे क्या होता है, जो शाकाहारी जानवर हो गए, हिरण, खरगोश इत्यादि, उनकी जो आबादी है वो नियंत्रण में रहती है। अगर बाघ ख़त्म हो जाएंगे तो शाकाहारी जानवरों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे उतने ज़्यादा खा जाएंगे। अगर ज़्यादा पेड़ पौधे खा जाएंगे तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, और जंगल नष्ट होने के दुष्प्रभावों को आप अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से जो बाघ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर प्राणी इम्पॉर्टेंट है बेटा, जितने भी हैं आप, हर किसी का कुछ ना कुछ योगदान होता है हमारे इस इकोसिस्टम को बनाए रखने में, ठीक है। इसीलिए उनका संरक्षण अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण क्या है, कि जो क्या कारण है कि जिसकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें उसका बैलेंस जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसका वजह है लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना, ठीक है। जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जानवरों को उनकी खाल के लिए, हाथी को उसके दांत के लिए, गैंडे को उसके सींग के लिए जो है उनका शिकार करते हैं, और जिससे उनकी संख्या जो है दिन पर दिन गिरती जा रही है इन जानवरों की, और जिससे हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका बैलेंस जो है वो गड़बड़ा गया है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्टों तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध जो कटाई है वो पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है, ठीक है। वह किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी किसी भी क्षेत्र में उसके पौधे, उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका जो भौतिक पर्यावरण वो आपस में जो जुड़ा हुआ होता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। इसको एक उदाहरण की तौर पर समझ सकते हैं। जैसे तालाब का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो तालाब में जैसे मान लो काई जमती है, तो काई जैसी चीज़ जो एल्गी होती है उसको खाते हैं कौन, मछलियाँ खाती हैं, शाकाहारी मछलियाँ। उन शाकाहारी मछलियों को उनसे बड़ी मांसाहारी मछलियाँ खाती हैं। उन हो सकता है जो उसके बाद जो मांसाहारी मछलियाँ उनको और बड़ी मांसाहारी मछलियाँ खाती हूँ, और जब वो मरती हूँ तो उनको जो सूक्ष्म जीव हैं वो उनकी लाश को खा जाते हैं, ठीक है। तो हर इकोसिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्पादक, एक होता है उपभोक्ता, और तीसरा होता है अपघटक, ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। ये जंगल में भी हो सकता है, जंगल में उपभोक्ता पौधे होते हैं, पौधों को जो जानवर होते हैं शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी जानवरों को कौन खाता है, मांसाहारी जानवर खाते हैं, मांसाहारी जानवरों को अपघटक खाते हैं। सूक्ष्म जीव भी खा सकते हैं, और गिद्ध जैसे जो मृत प्राणियों को खा के ख़त्म करते हैं वैसे वाले जीव भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। अच्छा, जबकि धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिक तंत्र को हम जीवोम कहलाते हैं। अगर वो बड़ा है सिस्टम, विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, तो जैसे वो उसका होता है रेगिस्तान का अपना एक पारिस्थितिक तंत्र होता है, तो ये जो बड़े वाले पारिस्थितिक तंत्र है उनको हम क्या कहते हैं, जीवोम। अब चलते हैं आगे। भारत देश में पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। अब कौन कौन से उन्होंने कदम उठाए हैं पौधों और उसको जीवों को बचाने के लिए। देखो ये भी संपत्ति है क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो पहला कदम क्या उठाया, देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, इन्हें रिजर्व किए हैं बहुत सारे 18 जीव मंडल। इनमें से 10 तो सुंदरवन हो गए। सुंदरवन कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, नीलगिरी में है, कि जिस नीलगिरी में कौन सी जगह आती है, केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। उसके अलावा नाकरेक में है, मानस है, सिंपली है, पंचमढ़ी है, अचकमर है, अमरकंटक की गणना है जो विश्व के जीव मंडलों में के निश्चय में की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे उन्होंने नेशनल पार्क बना रखे हैं। जिम कॉर्बेट भी आपने सुना होगा, जहाँ पे जीवों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसी जगहों पे जो है शिकार प्रतिबंधित होता है, ठीक है। आप किसी भी जीव को और पौधों को जो है हानि नहीं पहुंचा सकते। इससे क्या होता है, उनकी रक्षा होती है। चलो आगे चलते हैं। सन 1992 से सरकार द्वारा पादप उद्यानों मतलब बगीचों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई गई है। और बाघ संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए बहुत सारी इन्होंने योजना बनाई है सरकार ने। इसके अलावा क्या किया इन्होंने, 130 राष्ट्रीय उद्यान हो गए जिनको नेशनल पार्क बोलते हैं, 535 पक्षी आश्रय स्थल हो गए। इसके अलावा कई चिड़ियाघर हो गए, राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए ये बनाए गए। तो इतना सारा उन्होंने काम किए हैं। 18 जीव मंडल निश्चय बनाए हैं और ये नेशनल पार्क बनाए हैं।
और ये पक्षी उद्यान बनाए हैं इन जीवों को बचाने के लिए। एक है पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है किसी भी क्षेत्र के पौधे तथा जीव जंतु जो आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण के साथ आदान प्रदान करते हैं, सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहलाते हैं। तो सरल शब्दों में आप सिर्फ ये वाली डेफिनेशन भी याद कर लोगे नीचे वाली, तो भी आपको जो है अगर 1 नंबर का है तो मिल जाएंगे नंबर। तो पौधे, जीव जंतु एवं भौतिक पर्यावरण को सामूहिक रूप से पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया और जीवों का संरक्षण अनिवार्य क्यों है। तो उत्तर है भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था और प्रत्येक जीव पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव का संरक्षण करना अनिवार्य है। अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ये प्रश्न नंबर 3 है कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है, पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों को बताइए। तो प्रश्न ये रहा, तो उत्तर बेटा ये इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, ये इसका उत्तर है, उत्तर 3, और इसको आपको पॉइंट वाइज यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है, जीवोम से आप क्या समझते हैं। तो भूमि पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों तथा वन्य जीवों के पारिस्थितिक तंत्र को जीवोम कहते हैं। तो इतना छोटा सा इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 5, जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं और अपनी तरफ से भी इसमें पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। जीवों तथा पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले कि वनों की कटाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं, क्योंकि वनों के नष्ट होने के कारण क्या हो गया, इनका जो प्राकृतिक आश्रय थे जानवरों के वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण जो है उनकी जो जातियों पे जो है संकट उत्पन्न हो गया है। अब चलते हैं आगे। नदियों और सागरों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं, क्योंकि नदियाँ और जो सागर दूषित हो रहे हैं उसके कारण बहुत सारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनकी जातियों पे खतरा आ गया है। अब चलते हैं आगे। जीवों और पक्षियों की सुरक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाए, यानी जो भी जीव और पक्षियों के साथ कुछ भी गलत करता है उनको सज़ा देने के लिए जो है कठोर कानून बनाने चाहिए। इसके अलावा क्या है, पशु अस्पतालों की संख्या में वृद्धि की जाए, है ना, ताकि पशुओं की जो अच्छे से देखभाल हो सके, सारे जानवरों को बचाया जा सके। आगे है, लोगों में पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता पैदा हो, इसके लिए जो है जागरूकता अभियान चलाए जाएं, कि लोग अगर पशु पक्षियों से प्रेम करने लगेंगे, उनके प्रति संवेदनशील होंगे, तो वो उनकी रक्षा के लिए भी जो है उचित कदम उठाएंगे। तो ये सारे बिंदु हैं जिनसे आप जो है पशु पक्षियों की रक्षा कर सकते हो। तो अब आपकी ये जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। इस चैप्टर को अपनी बुक में से ही पढ़ना। लाइक्स और कमेंट्स करने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत थैंक यू। मन लगा के पढ़ो और अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ। बाय बच्चों।